Hey everyone, this is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the lecture series in modern history of India. And we have already discussed in the modern history. We started with the advent of Europeans, like जो यूरोपियन कंट्रीज थी हमारी कंट्री में आई, ठीक है, टू सेट अप देयर एम्पायर और टू ट्रेड, जैसे पोर्चुगीज रहे, ठीक है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द डच, द इंग्लिश, जो ब्रिटिश वो तो यहाँ रहे ही, खैर. उसके बाद फ्रेंच, ठीक है, और डेन्स. एंड देन वी डिस्कस्ड कि कैसे जो ब्रिटिश है, कैसे उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया. एंड दे स्टार्टेड विद बंगाल से उन्होंने स्टार्ट किया. और उस टाइम का जो बंगाल प्रोविंस है वो जो है कंप्राइज करता था ओडिशा, बिहार का जो मेजर पोर्शन है वो भी जो है बंगाल वाज अ बिग प्रोविंस एट दैट टाइम, ठीक है. तो बंगाल जो है उन्होंने थ्रू बैटल ऑफ पलासी भी उन्होंने जीती, ठीक है. बैटल ऑफ पलासी जिसमें मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव ही वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है. तो इन्होंने मिलके क्या किया, सिराजुद्दीन दौला जो नवाब थे बंगाल के, उनको हरा दिया. तो ये सब हमने जो है डिस्कस किया. उस देन वी सॉ इन बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुई, ठीक है. तो बैटल ऑफ बक्सर में भी हमने देखा कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स ने मतलब यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स जो थे वो जीते थे बैटल ऑफ बक्सर भी, ठीक है. तो बैटल ऑफ पलासी एज वेल एज बैटल ऑफ बक्सर जो है दोनों जो है किसके फेवर में रही, ब्रिटिशर्स के फेवर में, राइट. तो ब्रिटिशर्स के फेवर में रही. और जो मेन जो कंट्रीब्यूशन रही स्पेशली इन द बैटल ऑफ पलासी एंड हु डिड मोर फॉर द बंगाल, जिन्होंने ज़्यादा जो है होल्ड जो है ब्रिटिशर्स का बंगाल में बनाने की कोशिश की एंड काफ़ी हद तक काफ़ी मतलब ज़्यादा जो है वो कामयाब भी रहे, ही वॉज रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है. तो रॉबर्ट क्लाइव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी. अगर हम ब्रिटिशर्स की तरफ देखें तो मेन जो एम्पायर बिल्डिंग जो है ब्रिटिश की इंडिया में स्टार्ट हुई, और वो किसने स्टार्ट की, रॉबर्ट क्लाइव ने ही स्टार्ट की. रॉबर्ट क्लाइव को मेन हम कह सकते हैं कि एक क्रेडिट जाता है ब्रिटिश का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करने का अपना एम्पायर, किसके थ्रू रॉबर्ट क्लाइव, ओके. अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, देखिए 64 में जो है बैटल ऑफ बक्सर जो है हुई, ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर जीत चुके थे ब्रिटिश, राइट. बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद जो पूरा बंगाल है, आप कह सकते हैं, वो पूरा जो बंगाल प्रोविंस है वो किसके अंडर, डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ गया था, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था. दैट वाज द पैरामाउंट पावर. पूरा जो है आफ्टर बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर जो है पूरा बंगाल जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुका था, ओके. अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस्ड अ डुअल सिस्टम. क्या किया रॉबर्ट क्लाइव ने, डुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्या इंट्रोड्यूस किया, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया. अब डुअल सिस्टम का मतलब क्या है, डुअल मतलब टू है ना, पावर ऑफ टू. तो इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि जो कंपनी है ना वो तो रूल करेगी ही करेगी. कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में बताया था कि जहां पे भी आपको वर्ड कंपनी मिले, कंपनी स्टैंड्स फॉर ब्रिटिशर्स, ठीक है. इंग्लिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है. तो जो कंपनी थी उसने कहा कि एक तो कंपनी रूल करेगी और नवाब रूल करेगा. दो जन जो है रूल करेंगे, एक तो कंपनी और एक तो नवाब. ना व्हाट इज, देखो कंपनी तो रूल करेगी ही करेगी, नवाब एक्चुअली ही वाज जस्ट एज अ पपेट, ठीक है. नवाब को सिर्फ एक फेस, एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, जबकि जो रियल पावर जो थी दैट वाज वेस्टेड विद द ब्रिटिश ओनली, ओके. तो दो मतलब डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर इन 1765. तो 65 से 72 तक ये डुअल गवर्नमेंट ही चला. लेकिन ये जो डुअल गवर्नमेंट जो था ना, इट वाज नॉट एक्चुअली गुड फॉर दी सिटीजन्स. अगर हम बंगाल के कॉमन लोगों की बात करें, कॉमन सिटीजन्स की बात करें, तो उनके लिए ये उनके लिए खास कुछ इंपॉर्टेंस, मतलब ये डुअल गवर्नमेंट जो है ये इट वाज अ काइंड ऑफ, यू कैन से इट वाज डिजास्टरस, ठीक है. लोगों की किसी को परवाह नहीं थी, ना ही तो नवाब को परवाह थी, ओके, और ना ही कंपनी को तो वैसे ही परवाह नहीं होनी थी. वो तो अपनी बेनिफिट के लिए आए थे, उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं लोकल इंडियंस का, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा, ठीक है. और जो नवाब था उसको क्या था, उसको पेंशन मिलती थी, ठीक है, मंथली उसको जो है पेंशन ब्रिटिशर्स ने रख दी थी. तो ही कुड हार्डली, कि उसको भी कोई परवाह नहीं थी ऐसा लोगों की, ठीक है. तो ऐसा ही चल रहा था. तो लोगों की मतलब इट वाज टोटली, यू कैन से इट वाज टोटली अ फेलियर ऑफ दिस डुअल जो गवर्नमेंट थी, फेलियर थी, ठीक है. अब इस डुअल गवर्नमेंट में रहा क्या कि जैसे देखिए जो ये था, जो दीवानी, राइट टू दीवानी था. दीवानी का मतलब क्या है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन थी, यानी जो टैक्स कलेक्शन थी, ये किसके पास थी, ब्रिटिश के पास, कंपनी के पास. और जो निजामत था, ठीक है, यानी पुलिस और जुडिशियल जो है
पुलिस और जुडिशियल फंक्शंस वो भी किसके पास थे, कंपनी के पास इसमें, ठीक है। राइट यानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू यानी दीवानी, और निजामत फंक्शंस, निजामत मतलब पुलिस और जुडिशियल फंक्शंस वो किसके अंडर के पास थे, कंपनी के पास थे, ठीक है। एंड नवाब was just you can say he was just a puppet of British while keeping the sovereign power in the hands of the company. जो sovereign power थी वो कंपनी के पास ही थी, एंड नवाब was just a face to represent people, ठीक है। ओके, the नवाब was responsible for the peace and order, ठीक है। नवाब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था कि भाई आप जो भी रीजन है उसमें आप पीस और ऑर्डर जो है वो मेंटेन करिए, लेकिन अगेन फॉर बजट पर्पज, ठीक है, पैसे फंड्स के लिए, बजट के लिए फिर भी उसको कंपनी के पास ही, कंपनी ही हैड टू लुक अप टू द कंपनी ओनली, कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश जो है वही उसको जो है हर चीज़ के लिए फंड्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो इट वाज वेरी टफ। तो ये सब चला डुअल गवर्नमेंट में, जिसने डुअल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फ्रॉम ब्रिटिश, क्योंकि बैटल ऑफ पलासी मतलब ही हैज़ डन वेरी गुड वर्क इन बंगाल, सो दैट्स वाई जो है काफ़ी खुश थे ब्रिटिशर्स, काफ़ी खुश थे इससे रॉबर्ट क्लाइव से, ठीक है। तो ये सब चला। ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, ये 72 तक चला। उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव वापस जो है चले गए थे, ब्रिटेन चले गए थे वापस, ठीक है। एंड ओके, तो ये सब चला। उसके बाद आगे जी वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। हमें ये याद रखना है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो पैरामाउंट पावर थी वो कहाँ पे थी, बंगाल में थी, कार्नाटिक रीजन में भी थी, खैर मद्रास में भी उनका एक अच्छा खासा फुटहोल्ड था, ठीक है। मद्रास में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी था, मद्रास में भी था और बंगाल में भी था, ठीक है। और काफ़ी और छोटी छोटी जगहों पे उन्होंने अपना होल्ड बना के रखा था, ठीक है। ओके, अब जो है बंगाल, क्योंकि बंगाल का तो अब डायरेक्ट इनके पास पावर आ चुकी थी, तो यहाँ पे इन्होंने अपॉइंटमेंट स्टार्ट की किसकी, गवर्नर जनरल्स की, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गवर्नर जनरल्स, ओके। और जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेजर इवेंट्स हुए अंडर द गवर्नर जनरल्स, विल डिस्कस दैट, ठीक है। ओके, अब देखिए बात करें अगर सबसे पहले जो गवर्नर जनरल हैं, और इसी तरीके का MCQ भी बन जाता है, ऑल्दो वेरी इजी एंड अ वेरी डायरेक्ट MCQ इन द फॉर्म दैट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, तो ऑप्शंस आपको डिफरेंट मिल सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। वो हो सकता है गवर्नर जनरल्स के बाद अपॉइंट हुए थे वाइस रॉयज, ठीक है, वो जो बाद में स्टडी करेंगे। हो सकता है जो पहले वाइस रॉय हैं मतलब उनका आपको जो है MCQ में देखने को मिल जाए, तो उस टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो वैरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ओके। और उनकी जो रेन है, उनका जो टेन्योर है, दैट वाज फ्रॉम 1772 टू 1785, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है वैरन हेस्टिंग्स इस तरीके से, एक तो पहले गवर्नर जनरल थे और इन्होंने वैरन हेस्टिंग ने भी काफ़ी चेंजेस जो हैं वो लाने का ट्राई किया, ठीक है। ओके, सो ही लेड मैनी चेंजेस, मैनी डिफरेंस बहुत सारा लाया वैरन हेस्टिंग ने, ओके। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस जो लाया वैरन हेस्टिंग ने, इट वॉज द अबॉलिशन ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। जो डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि किसने लाई थी, रॉबर्ट क्लाइव ने लाई थी, उसको वैरन हेस्टिंग ने खारिज कर दिया, ठीक है, खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, ओके। सो डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को खारिज कर दिया। अब जो है पूरी की पूरी जो पावर है वो किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास, ओके। नाउ दिस यू कैन से कि ये किसके थ्रू था, ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू वैरन हेस्टिंग ने किया, ओके। नाउ देखिए व्हाट वाज दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दीज ऑल वर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स। ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हेड के अंदर पढ़ते हैं, ओके। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से क्या रिफॉर्म्स रही, क्या चेंजेस आई। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ वर्बली बोल दिया और चेंजेस आ गई, नो। तो दैट हैज़ टू बी पर्टिकुलरली, उनको एक उनकी डेवलपमेंट्स होती थी, अमेंडमेंट्स होती थी, ठीक है। फिर वो जो भी मतलब जो भी चेंजेस आएंगी वो डायरेक्ट यहाँ से नहीं आएंगी, वो जो है वो चेंजेस जो है वो कहाँ पे पहले जाएंगी अप्रूव होने के लिए, ब्रिटेन में जाएंगी, वहाँ से अप्रूव होंगी और फिर वो यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट होंगी। तो इतना, ठीक है। तो इट वॉज अ पर्टिकुलर पूरा एक प्रोसीजर था
तो ये रहा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के अंदर। एंड यू कैन से कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स रही उसमें जो सबसे पहली जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थी वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 थी, जो किसके अंडर आई थी, वैरन हेस्टिंग के अंदर आई थी। और वैरन हेस्टिंग जो फर्स्ट गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, वो इसी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत जो है हमारे गवर्नर जनरल जो है बंगाल के बने थे इन 1773। ही वाज अपॉइंटेड थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड ही अबॉलिश्ड डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो डुअल सिस्टम जो रॉबर्ट क्लाइव ने चलाया था उसको भी अबॉलिश करवाया वैरन हेस्टिंग ने थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो जो मेन कंपोनेंट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का वो यही है कि डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज अबॉलिश्ड हियर। ओके, तो ये सब, ये उसके बाद पिट्स एक्ट आया 1784 का। ठीक है, फिर चार्टर एक्ट आया 1793 का। सो दीज वर ऑल दी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, ठीक है, विच वर हैपन। पर अभी हम खाली वैरन हेस्टिंग की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स है ना, ये मैं अलग से आपको करवाऊंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हम अलग से, सभी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई, जितने भी चार्टर एक्ट, जितने भी एक्ट्स पास हुए, उनमें उनके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये बाद में मैं एक लेक्चर लूंगी सेपरेट, जिसमें मैं सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, ऑलराइट। नाउ व्हाट एल्स, क्या हुआ और वैरन हेस्टिंग के टाइम पे, तो रोहिला वार हुई थी। क्या हुई थी, रोहिला वार हुई थी इन 1773 टू 1774 जो है रोहिला वार चली। नाउ व्हाट इज दिस रोहिला वार, देखिए रोहिलास जो हैं वो कौन थे, वो अफगान्स थे। ठीक है, अफगान्स यहाँ सेटल हुए थे। कहाँ पे सेटल हुए थे, यूपी के साइड पे रोहिल करके ही जगह है। ठीक है, रोहिला करके जगह है जहाँ पे यूपी में, ठीक है, जहाँ पे ये जो अफगान्स हैं ये सेटल हुए थे। अपने आप में ही बड़े खुश थे अफगान्स, अपना मतलब पीसफुली अपने ये रोहिलास जगह पे, इनको रोहिलास कहा जाता था। ठीक है, इन अफगान्स को, दे वर वेरी हैप्पी, दे वर स्पेंडिंग देयर ओन टाइम। ठीक है, बट अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अवध जो है वो, अवध के जो शुजा-उद-दौला जो थे, नवाब थे, वो ऑलरेडी क्या कर चुके थे, सरेंडर कर चुके थे ना। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में। तो बैटल ऑफ बक्सर में ये जो शुजा-उद-दौला है ये ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक है, ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे। अब जब ये सरेंडर कर चुके थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा शुजा-उद-दौला को, ये जो नवाब थे अवध के, इसको कहा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, रोहिलखंड पे भी हमें मतलब वी शुड रेज अ वॉर, हमें रोहिलखंड को भी अपने अंदर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेना है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये ना चाहते हुए भी शुजा-उद-दौला बेसिकली नहीं चाहता था कि वो रोहिलखंड पे अटैक करे, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका था ब्रिटिश को, तो उसको ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ी। तो फिर ये जो शुजा-उद-दौला जो कि नवाब था अवध का, प्लस ब्रिटिशर्स जो हैं, इन्होंने वॉर जो है छेड़ दी किसके साथ, रोहिलखंड के साथ। ठीक है, तो रोहिलाज, तो दिस वाज द रोहिला वार बेसिकली 1773-1774 को। ऑब्वियसली ये वार क्यों थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना एम्पायर एक्सपैंड करना चाहते थे रोहिलखंड में भी। ठीक है, तो ये रहा। ओके, ऑलराइट। Now what happened next under Warren Hastings was the first Anglo-Maratha War in 1775 to 82। ठीक है, क्या हुई, एंग्लो मराठा वॉर हुई। ठीक है, एंग्लो मतलब हम ब्रिटिशर्स के साथ, इंग्लिश के साथ एंग्लो यूज करते हैं, मराठा। ठीक है, मराठा के साथ वॉर हुई। मराठा हमारी सेंट्रल इंडिया में उस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त पावर थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है मराठाज जो हैं, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। इनको अपोज करना कोई इतना आसान नहीं था, तो वेरी स्ट्रॉन्ग दीज मराठाज वर, राइट। तो इंग्लिश और मराठास के बीच में जो है ये वॉर हुई, और जो विच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782। ठीक है, देखिए ये जो बैटल्स हैं या जो वॉर्स हैं, ये भी मैं सेपरेट वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये जो वॉर्स एक्सप्लेन करना भी ये बहुत लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। अगर मैं एंग्लो मराठा वॉर में ही बताऊं तो काफ़ी कुछ है एक्चुअली इसमें, एंग्लो मराठा वॉर जानने के लिए। ठीक है, तो ये पूरी एंग्लो मराठा वॉर सीरीज़ है। ठीक है, फर्स्ट हुई, सेकेंड हुई, थर्ड हुई, तो ये सारी हैं। अब देखिए जैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में बेसिकली हुआ क्या था कि जो पेशवा बालाजी राव जो थे, ठीक है, पेशवा बालाजी राव, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, तो पेशवा बालाजी राव इसमें हार चुके थे। ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। उसी डिसअपॉइंटमेंट के चक्कर में आफ्टर 6 मंथ्स उनकी डेथ भी हो गई थी। अब फिर पेशवा की गद्दी पे कौन बैठेगा, ठीक है, ये जो है ये छिड़ गया कि भाई पेशवा की गद्दी पे कौन बैठेगा। तो पेशवा बालाजी राव के ब्रदर थे, हिज नेम वॉज रघुनाथ राव। ठीक है, रघुनाथ राव जिनको रघुबा भी कहते हैं। तो रघुबा वांटेड, रघुनाथ राव जो ब्रदर ऑफ पेशवा बालाजी राव, ठीक है, ही वांटेड टू बिकम पेशवा, वो नेक्स्ट पेशवा बनना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, फिर पेशवा किसको बना दिया गया, इनके बेटे को
यानी पेशवा बालाजी राव के बेटे को, हिज नेम वॉज पेशवा माधव राव, है ना, पेशवा माधव राव, इनको बना दिया। अब पेशवा माधव राव को बना दिया, ही वॉज जस्ट एट द एज ऑफ 15 जब इनको पेशवा बनाया गया था, बट ही प्रूव टू बी वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये जो पेशवा माधव राव जो थे बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो ये मराठास की जो मतलब रिस्पेक्ट जो है जा चुकी थी, इसको पूरा जो है रिकवर किया, मतलब काफ़ी हद तक रिकवर किया माधव राव ने, एंड ही वॉज लाइक गुड, काफ़ी अच्छा जो है काम किया माधव राव ने। लेकिन टीबी हो गया था माधव राव को एंड ही ऑल्सो डाइड। ठीक है, और फिर से रघुबा जो थे यानी ब्रदर ऑफ जो पेशवा बालाजी राव थे, फिर से रघुबा को लगा कि भाई अब माधव राव की डेथ हो गई है, फिर से मैं जो है बन जाऊंगा पेशवा, फिर नहीं बना वो। फिर जो है माधव राव का ब्रदर था नारायण, ही वॉज नारायण राव, हाँ नारायण राव जो हैं उनको जो है पेशवा बना दिया गया। ठीक है, तो फिर नारायण राव को ये जो रघुबा राव थे यानी इसके चाचा जी लगे, इसके नारायण राव के चाचा लगे ना रघुबा, रघुनाथ राव जो ब्रदर थे पेशवा बाजीराव के, उसने नारायण राव की मतलब मर्डर करवा दिया। ठीक है, तो नारायण राव वॉज डेड अगेन, ही थॉट कि ही विल बी पेशवा, देन अगेन रघुबा राव को जो पेशवा नहीं बनाया गया। ठीक है, तो ये पूरा चला। फिर इसका नारायण राव जो है इसकी डेथ जब हुई थी तो नारायण राव को जो वाइफ है, शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, तो उसके बाद जो इनका बेबी हुआ, मतलब ठीक है जो बेटा हुआ किसका, नारायण राव का, ही वॉज नॉट अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एक्चुअली नारायण राव, इसकी डेथ उस मर्डर करवा दिया था रघुबा ने। ठीक है, तो नारायण राव को जो बेटा है ही वॉज वेरी स्मॉल, लाइक 40 days और समथिंग। ठीक है, महीने का 1.5 महीने का बच्चा था, उसको जो है पेशवा बना दिया। ठीक है, बट रघुबा को नहीं बनाया। तो अब रघुबा जो है ही वॉज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू बिकम पेशवा, लेकिन उसको पेशवा नहीं बनाया जा रहा था। तो फिर इसने क्या किया, ये मिल गया ब्रिटिश फोर्सेस के साथ रघुबा। ठीक है, ये जो था रघुनाथ राव। ठीक है, रघुनाथ राव जो है ये मिल गया ब्रिटिश फोर्सेस के साथ, एंड विच एक्चुअली रिजल्टेड इन एंग्लो मराठा वॉर। ब्रिटिशर्स को पोक करता गया कि भाई तुम मराठास के खिलाफ जो है लड़ाई छेड़ो, मराठास ठीक है काफ़ी ये स्ट्रांग है, इनको तोड़ते हैं। ठीक है, तो दिस हैपेंड एक्चुअली। ठीक है, तो ये करते करते कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, और लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन मोर। ठीक है, कि एंग्लो मराठा वॉर हुई। तो फर्स्ट दिस एक्चुअली हैपेंड इन दी एंग्लो मराठा वॉर इन 1775 to 82, लेकिन बाद में इट रिजल्टेड इनटू द ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782। तो इसमें जो है इसलिए का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा। ओके, देन केम दी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 to 84। अब मैसूर की अगर बात करें, ठीक है, तो मैसूर में कौन थे, मैसूर में हैदर अली थे। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग किंग आई वुड से। ठीक है, हैदर अली बहुत स्ट्रगल देखी उन्होंने अपनी लाइफ में, एंड फाइनली ही केम अप विद लाइक अ ग्रेट किंग वी कैन से ही वॉज। ठीक है, तो हैदर अली जो हैं, ओके, हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में ये जो है वॉर हुई मैसूर में। ठीक है, एंड इट रिजल्टेड इन द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। हुआ क्या कि 82 में, ठीक है, इन 1782 हैदर अली डाइड, और उसका फिर जो बेटा है यानी टीपू सुल्तान, ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर जिनको कहते हैं, अगेन इवन अ मोर ग्रेटर किंग। ठीक है, तो जो टीपू सुल्तान है देन ही एंटर्ड इनटू द वॉर, और फाइनली फिर ये जो मतलब वॉर है ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में चली, विच रिजल्टेड इन द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। फाइनली हुआ क्या, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई 1784 में बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश। सो दिस हैपेंड। ओके, तो ये सारे इवेंट्स किसके अंडर हुए, किसका टेन्योर चल रहा था, ठीक है, वैरेन हेस्टिंग का टेन्योर चल रहा था। ओके, नाउ ही फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन बंगाल। ठीक है, बंगाल में क्या फाउंड की, एशियाटिक सोसाइटी फाउंड की। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी का बेसिकली क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे अब लाइक दे वर लिटिल इंटरेस्टेड इनटू द कल्चर ऑफ इंडियंस। ठीक है, इंडियन ऑब्वियसली इंडिया का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं बहुत ही रिच हैं। ठीक है, अगर हम आज की डेट की भी बात करें तो जो मतलब वेस्टर्न के जो लोग हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे कल्चर से, हमारे ट्रेडिशन से, लाइक दे आर ठीक है, जैसे योगा की अगर हम बात करें तो वो अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में योगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें, ओके, तो ये आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का बेसिकली एम क्या था, इट्स एम वॉज रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट। ठीक है, ओके, एंड विद ये किसके साथ किया उन्होंने कि ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके साथ मिलकर किया, विलियम जोन्स के साथ इन 1784। ओके, एंड रोट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गीता बाय चार्ल्स विल्किंस। ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता जो है ये किसने की थी, ये चार्ल्स विल्किंस ने की थी। तो ये भी वैरेन हेस्टिंग के टेन्योर में ही हुआ था। ओके,
एंड आफ्टर दैट सम कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश, ठीक है, कुछ जुडिशियल अगर सिस्टम की बात करें तो कुछ जुडिशियल सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, ठीक है। जैसे सिविल कोर्ट जो है, दो तरीके के कोर्ट्स बनाए गए, एक सिविल कोर्ट थे, ठीक है, सिविल कोर्ट थे और एप्लीट कोर्ट थे, ओके। जैसे ये जो एप्लीट कोर्ट है उनको कहा जाता था सदर दीवानी अदालत, ओके, और जो क्रिमिनल कोर्ट थे उनको कहा जाता था सदर निजामत अदालत, ओके। तो ये कुछ हुआ। उसके बाद हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, रेवेन्यू रिफॉर्म्स की अगर बात करूं मैं, रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी हुए, ठीक है। जैसे रेवेन्यू रिफॉर्म्स के अंदर क्या हुआ कि जो ट्रेजरी थी ना, जो ट्रेजरी थी, ठीक है, वो मुर्शिदाबाद से कहाँ शिफ्ट कर दी गई, कलकत्ता में शिफ्ट कर दी गई। ये हुआ वैरन हेस्टिंग के टाइम पे इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ सम सेफ्टी रीजन, ऑब्वियसली, क्योंकि जो कलकत्ता है इस टाइम पे इनकी कैपिटल बन चुका था, तो इसीलिए जो है मुर्शिदाबाद से कहाँ शिफ्ट कर दी, जो ट्रेजरी थी कलकत्ता में शिफ्ट कर दी, ओके। फाउंडेड, इसने क्या किया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो फाउंड किया, कलेक्टर्स को अपॉइंट किया, यानी कि एक जो फाउंडेशन है सिविल सर्विसेज की आप कह सकते हो, वो रखी वैरन हेस्टिंग ने, ठीक है। ओके, रिड्यूस्ड अलाउंसेस ऑफ बंगाल नवाब बाय हाफ एंड स्टॉप्ड द पेंशन ऑफ मुगल एम्परर। देखिए क्या हुआ, जब वैरन हेस्टिंग बेसिकली, जब वैरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, तो हालत थोड़ी खराब थी, थोड़ी क्या ज़्यादा ही खराब थी बंगाल की, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इस ड्यूअल गवर्नमेंट के चलते ना ही तो जो बंगाल को जो हेड कर रहा था उस टाइम पे, उसका नाम आप कह सकते हैं कि उसको टाइटल दिया गवर्नर का, जो हेड कर रहा था बंगाल, ठीक है। तो जो हेड ऑफ बंगाल था, यानी जो ब्रिटिश सर्वेंट था उस टाइम पे, यानी जो गवर्नर था आप कह सकते हो बंगाल का, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है, ना ही तो जो नवाब है वो ध्यान दे रहा था। तो एक्चुअली फिनेंशियल जो पोजीशन है बंगाल की वो भी काफ़ी थोड़ी खराब हालत में चल रही थी जब वैरन हेस्टिंग केम इनटू फोर्स, जब वैरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बने, ओके। तो फिर इसीलिए उसको कुछ स्टेप्स जो हैं, कुछ मेजर स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़े, और उनमें से एक मेजर स्टेप ये भी था कि जो भी अलाउंसेस थे नवाब ऑफ बंगाल वो सारे हाफ कर दिए, ठीक है। जैसे 32, ठीक है, तो कोई आप कह सकते हैं कि 32,000 जो है, जैसे उसकी अगर अलाउंस था तो उसको 16,000 कर दिया गया, मतलब हाफ जो है वो कर दिया गया, ठीक है। और जो पेंशन थी, मुगल एम्परर को पेंशन मिल रही थी वो तो बंद ही कर दी, मुगल एम्परर को जो भी पेंशन मिल रही थी वो बंद कर दी, ठीक है। मुगल एम्परर को भी उस मुगल एम्परर ने भी सरेंडर कर दिया था ना, ठीक है, ब्रिटिशर्स को, तो उसको भी उसकी जो पेंशन थी वो भी बंद कर दी। तो ये सब किया किसने, वैरन हेस्टिंग ने। देखिए वैरन हेस्टिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट जो किया, अगर मैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स की बात करूं पर्टिकुलरली, या आप कह सकते हो जैसे अगर मैं ठीक है, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू फार्मर्स अगर बात करूं, ठीक है, या ज़मींदार जिसको कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं ज़मींदार बात करूं, तो इन्होंने क्या किया कि बेसिकली एक बिडिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्या कहा कि जो लैंड है, जो ज़मींदार हैं, जो बेसिकली जो लैंड है, ठीक है, इसको ओन करेंगे क्या, ज़मींदार। अब ये वो वाले ज़मींदार जो हैं ओन करेंगे लैंड को, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएंगे कि भाई हमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन जनरेट करके देगा। वैरन हेस्टिंग ने कहा कि मुझे जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा, आप एक लैंड है उस पर बिड लगाओ, उसकी ऑक्शन करेंगे कि कौन सा ज़मींदार बोलेगा कि मैं जो है सबसे ज़्यादा आपको इस लैंड से रेवेन्यू लाके दूंगा, ठीक है। तो जो ज़मींदार सबसे ज़्यादा बिड लगाएगा, ठीक है, उसको जो है वो लैंड दे दी जाएगी। और ये सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया फॉर 5 ईयर्स, वैरन हेस्टिंग स्टार्टेड इट फॉर 5 ईयर्स, कि 5 साल तक वो जो लैंड है वो एक ज़मींदार को दे दी जाएगी, ओके, और रेवेन्यू वो जो ज़मींदार है वो देता जाएगा, ठीक है। बट ये कुछ ऐसा प्रूव हुआ नहीं, कोई ज़मींदार रेवेन्यू देता था, कोई ज़मींदार रेवेन्यू नहीं देता था, कोई कभी कम देता था, कभी ज़्यादा देता था। तो उसके बाद ये 5 साल के बाद शिफ्ट कर दी वैरन हेस्टिंग ने 1 साल पे। उसने कहा कि 1 साल, हर साल जो है बिडिंग होगी, हर साल जो है ऑक्शन लगेगा कि ये जो लैंड है ये किस ज़मींदार को जाएगी। तो जो ज़मींदार सबसे ज़्यादा बिडिंग लगाएगा, ठीक है, उसको जो है ये ज़मीन मिल जाएगी फॉर 1 ईयर। उसके बाद ये क्या होगी, 1 ईयर के लिए होगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये जो है ये जो मतलब आप कह सकते हो कि रेवेन्यू का जो सिस्टम है ये वैरन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया, ओके, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वैरन हेस्टिंग के टाइम पे चली। नाउ नेक्स्ट जो है गवर्नर जनरल, ही वॉज लॉर्ड जॉन मैकफेरॉन, ठीक है। तो लॉर्ड जॉन मैकफेरॉन जो है, ही वॉज फ्रॉम 85 to 86, ही जस्ट रूल्ड फॉर 1 ईयर एंड नथिंग मोर इंपॉर्टेंट। एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट जो वैरन हेस्टिंग के टाइम पे जो चल रहा था वही आगे रूल कंटिन्यू हुआ, कोई स्पेसिफिक चेंजेस जो हैं जॉन मैकफेरॉन ने नहीं लाई, ओके। आफ्टर दैट केम लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट
गवर्नर जनरल रहे, क्योंकि काफ़ी चेंजेस जो हैं कॉर्नवालिस ने लाई, ठीक है। हिज टेन्योर वाज फ्रॉम 1786 टू 1793, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है कि कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ओके। बट या देयर वॉज एक्चुअली कि इस टाइम पे ज़्यादा ये थे सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट्स जो थे वो ब्रिटिश ही थे, ठीक है। तो ही इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, ओके, ऑलराइट। अब इसके टाइम पे क्या हुआ? कॉर्नवालिस के टाइम पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई, ठीक है। अगेन एंग्लो-मैसूर वॉर टुक प्लेस एंड विच रिजल्टेड इन द ट्रीटी ऑफ सेरंगापट्टनम। सेरंगापट्टनम जहाँ के टीपू सुल्तान थे ऑब्वियसली 1789 से 1792 तक, ठीक है। ये क्या चली? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर चली, ओके। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है, ऑलराइट। इसमें भी देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड कि जो टीपू सुल्तान है एक्चुअली उन्होंने क्या कहा था कि टीपू सुल्तान ने क्या कहा था कि उसने प्रॉमिस किया था कि कुछ प्रिजनर ऑफ कुछ ब्रिटिशर्स जो थे वो प्रिजनर ऑफ द वॉर थे अंडर टीपू सुल्तान। तो उसने टीपू सुल्तान ने कहा था कि मैं उन सबको रिलीज कर दूंगा, बट ही डिडंट रिलीज, ठीक है। तो उन सबको उसने रिलीज नहीं किया, जो ब्रिटिशर्स को जो प्रिजनर जो बनाया हुआ था। तो दैट्स वाई दिस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर टुक प्लेस। और भी इंपॉर्टेंट था कि टीपू सुल्तान ने ट्रेवनकोर इनके अंडर था, ब्रिटिशर्स के अंडर, उस पर अटैक कर दिया। तो देन दिस वॉर स्टार्टेड, ओके। तो ये जो है ट्रीटी ऑफ सेरंगापट्टनम हुई थी। I'll make a separate videos on these battles और on these wars, ठीक है, जो भी हैं मराठा वॉर्स या मैसूर वॉर्स, ठीक है। तो उनमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ओके। नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एक्चुअली यू कैन से अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो ये है कि ही इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ और जमींदारी सिस्टम, वी कैन से जमींदारी सिस्टम जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉर्नवालिस ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा कि वैरन हेस्टिंग के टाइम पे मैंने आपको बताया कि इसने क्या किया, बिडिंग या ऑक्शन स्टार्ट किया था फॉर 5 years, लेटर ही रिड्यूस टू 1 year, कि 1 साल तक एक ज़मीन जो है एक ज़मींदार के पास 1 साल तक रहेगी। उस 1 साल के बाद फिर से जो है फ्रेश बिडिंग होगी और फिर नए जो मतलब ज़मींदार देखे जाएंगे कि कौन से ज़मींदार को कौन सी ज़मीन देनी है, ठीक है। बट उसकी वजह से क्या हो रहा था, रेवेन्यू कलेक्शन इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। ज़मींदार जो है वो कभी रेवेन्यू देते थे, कभी कम देते थे, कभी ज़्यादा देते थे। तो कोई इतना मतलब इतनी रेवेन्यू कलेक्शन अच्छी नहीं हो रही थी, ठीक है। नाउ व्हाट लॉर्ड कॉर्नवालिस डू, इसने क्या किया कि परमानेंट सेटलमेंट बना दी, जमींदारी सिस्टम बना दिया। इसने क्या किया बेसिकली कि जो 1 साल या 5 साल का जो टाइम है वो इसने अबॉलिश कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया, परमानेंटली ही जो है वो लैंड एक जमींदार को दे दी। उसने कहा कि भाई परमानेंटली ये लैंड तुम्हारी है, तुम इस लैंड को सेल भी कर सकते हो, तुम ये चाहो ये लैंड किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो, ठीक है। तो दिस लैंड इज एक्चुअली योर्स, ठीक है, हेरिडिटरी है। और ये लैंड मतलब जिस जमींदार की लैंड है आगे उसके बच्चे की या उसके बेटे की वो लैंड उसके बेटे की हो जाएगी, हेरिडिटरी जो है वो लैंड कर दी। लेकिन वो तब तक जब तक वो जमींदार जो है वो रेवेन्यू देता रहेगा, वो तब तक जब तक वो उस लैंड का रेवेन्यू जो है जब तक इनके पास कंपनी के पास आता रहेगा। अगर वो रेवेन्यू आना बंद हुआ तो वो जो जमींदार से वो लैंड उससे ले ली जाएगी, उससे छीन ली जाएगी। तो दिस वो सिंपल उसका ये फंडा था कि कॉर्नवालिस का, कि जब तक रेवेन्यू आता रहेगा तब तक वो लैंड उसकी है, वो बेचे जो मर्जी करे, हमें रेवेन्यू से मतलब है। लेकिन अगर रेवेन्यू आना बंद हो गया तो वो लैंड जो है जमींदार से ले लेंगे। तो उसने परमानेंट सेटलमेंट के लिए कि भाई एक जमींदार की ये लैंड है जब तक वो रेवेन्यू देता रहेगा, ठीक है। और प्लस उसने क्या किया, जमींदार की जो थोड़ी पावर है वो बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी, जमींदार को जो है वो पॉलिसिंग, ठीक है, पॉलिसिंग की जो पावर है वो बेसिकली दी थी इसने, वैरन हेस्टिंग ने दी थी, उसको एबॉलिश किया। जुडिशियल पावर ऑफ जमींदार को भी एबॉलिश किया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये यू कैन से कॉर्नवालिस के टाइम पे हुई। कॉर्नवालिस ने क्या किया, जमींदार को पावर दे दी फॉर लैंड कि भाई तुम लैंड को सेल कर सकते हो, हेरिडिटरी है तुम्हारी, ट्रांसफर कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, लेकिन रेवेन्यू हमें जो है टाइम पे आना चाहिए। और ये जो रेवेन्यू है इसको फिक्स कर दिया, दिस अमाउंट विल बी फिक्स्ड, ठीक है। और एबॉलिश कर दिया पावर ऑफ पोलिसिंग की, जुडिशियल पावर ऑफ जमींदार को जुडिशियल पावर भी देखे रखी थी कि जो मतलब कि जमींदार के पास जो ज़मीन है, ठीक है,
या जो उसकी विसिनिटी का जो एरिया है वहाँ पे वो क्या कर सकता है, फैसले भी सुना सकता है, काइंड ऑफ जज, ही कैन एक्ट एज अ जज एज वेल। ठीक है, ये पहले था, फिर कॉर्नवालिस ने इसको एबॉलिश कर दिया इस सिस्टम को। ठीक है, तो ये रहा इसके अंडर। ओके, और क्या किया कॉर्नवालिस ने, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोअर ग्रेड कोर्ट्स एंड एपिलिएट कोर्ट्स। ठीक है, और कुछ कोर्ट्स जो है ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई थी वैरन हेस्टिंग के टाइम पे भी। ओके, और एक संस्कृत कॉलेज बनाया, संस्कृत कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड, किसने बनाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया, इन वाराणसी बाय जोनाथन डंकन। ओके, तो इंपॉर्टेंट ये रहा कॉर्नवालिस के टाइम पे कि इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है, इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ओके, एंड देन परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल जो है, ये परमानेंट सेटलमेंट बेसिकली जो है, ये जो जमींदारी सिस्टम जो मैंने आपको बताया, ये स्टार्ट हुआ था विद बंगाल एंड बिहार, बट लेटर इट स्प्रेड टू दी नदर्न इंडिया। जितना भी नदर्न इंडिया में जो ब्रिटिशर्स के अंडर जितना भी कंट्रोल था, ये सारा जो है परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम जो है वहाँ पे 1793 में ये पूरा फैल गया। ओके, तो दिस इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैपेंड इन द लॉर्ड कॉर्नवालिस टेन्योर, और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट वॉज सर जॉन शोरे। सर जॉन शोरे वॉज फ्रॉम 1793 टू 1798, और इंपॉर्टेंट सर जॉन शोरे के टाइम पे ये था कि बैटल ऑफ खरदा जो हुई थी बिटवीन निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठाज इन 1793। तो हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद में और मराठाज में 1795 में जो है वॉर हुई थी, वॉर ऑफ खरदा। इतनी इंपॉर्टेंट बैटल नहीं है खैर ये, बट इट हैपेंड इनटू द सर जॉन शोरेज टेन्योर, तो दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड इट। ओके, नेक्स्ट इज लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पे। लॉर्ड वेलेस्ले जो हैं, इन्होंने इनके जो टेन्योर है एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट वाज फ्रॉम 1798 टू 1805। ओके, एंड व्हाट ही डिड, सबसे इंपॉर्टेंट जो है लॉर्ड वेलेस्ले ने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन 1798। क्या किया इसने जी, सब्सिडरी अलायंस बनाया। ठीक है, इन 1798। अब ये सब्सिडरी अलायंस था क्या, देखिए शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ सब्सिडरी अलायंस क्या था। सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले आपने याद रखना है लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पे हुआ। ये क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के फॉर्म में आपको आ सकता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन 1798 वॉज डन इन द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, सो ऑप्शंस कैन बी लाइक वैरन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और वेलेस्ले। ठीक है, तो ऑब्वियसली लॉर्ड वेलेस्ले आपने टिक करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम सब्सिडरी अलायंस की बात करें, 1798 में हुआ था। इसमें क्या था बेसिकली, इसमें क्या था कि 4 स्टेजेस थी बेसिकली, यू कैन से। ठीक है, 4 ऑप्शंस थे जो स्टेट्स हैं या जो रीजन्स हैं उनके पास, या फिर 4 स्टेप्स थे। और लॉर्ड वेलेस्ले ये चाहता था कि जितने भी रीजन्स हैं या जितनी भी स्टेट्स हैं वो हमारे साथ ये सब्सिडरी अलायंस करें ही करें। इसमें बेसिकली था क्या सब्सिडरी अलायंस में, कि जो मिलिट्री या जो आर्मी है ना लॉर्ड वेलेस्ले की, ये मतलब जो इंग्लिश जो ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी का सपोर्ट देना अलग अलग रीजन्स को, अलग अलग स्टेट्स को। मतलब कि किसी रीजन में, सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सपोज मैसूर में यानी जहाँ पे टीपू सुल्तान थे, ठीक है, मैसूर में और मराठाज में सपोज वॉर है। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, मराठाज या फिर मैसूर क्या कर सकता है, सब्सिडरी अलायंस कर सकता है ब्रिटिश के साथ। ओके, अगर सपोज मराठास जो है वो सब्सिडरी अलायंस करते हैं ब्रिटिश के साथ, तो ब्रिटिश क्या करेंगे, अपनी आर्मी जो है वो दे देंगे। ठीक है, हायर कर सकते हैं, यानी मराठास को, सपोज मराठास जो है सब्सिडरी अलायंस करेंगे तो मराठास को आर्मी दे दी जाएगी ब्रिटिश की, और वो आर्मी जो है वो फाइट करेगी विद मैसूर। ठीक है, तो इस तरीके से ये है जी सब्सिडरी अलायंस। ये था शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, सब्सिडरी अलायंस में ये था कि आर्मी सपोर्ट देना। ठीक है, आर्मी सपोर्ट देना टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, जो भी ये सब्सिडरी अलायंस करेगा विद ब्रिटिश। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, इसमें क्या है कि 4 तरीके का था। इसमें क्या था, इसमें जैसे स्टेज 1 में सपोज क्या है कि जो रीजन्स हैं वो क्या करेंगे, वो अब जो है ऐसे तो ब्रिटिश अपनी आर्मी फ्री में थोड़ा ना दे देंगे किसी को भी। ठीक है, वो तो वैसे ही ब्रिटिशर्स तो मनी मेकिंग के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए आए थे, ऐसे तो फ्री में तो देंगे नहीं आर्मी। नाउ व्हाट ब्रिटिशर्स वुड डू, कि वो क्या करेंगे कि जिस रीजन को भी या जिस स्टेट को भी वो अपनी आर्मी देते थे, या तो एज अ रेंट देते थे, आर्मी भाई हमने आपको एज अ रेंट अपनी आर्मी दे दी, अब उसके बदले आप हमें कुछ सम ऑफ मनी दे दो। ठीक है, या स्टेज 2 में क्या था कि वो जो आर्मी है वो क्या करेगी, वो उनकी जो भी रीजन है उसके बाहर रहेगी और उसको प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, स्टेज 3 में क्या था कि वो जो आर्मी है वो इनसाइड, ये इनसाइड है, ठीक है, वो इनसाइड द रीजन रह के, स्टेज के मतलब रीजन के अंदर रह के जो है उनको प्रोटेक्ट करेगी, और उसके बदले उनको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, और स्टेज 4 में क्या था कि जो आर्मी है दैट वुड स्टे इन द रीजन, वो उसी स्टेट में रहेगी जो आर्मी है,
वो जो ब्रिटिश आर्मी है वो जिस रीजन को प्रोटेक्ट करना है, जिस स्टेट ने सब्सिडी अलायंस किया है, जिस रीजन ने सब्सिडी अलायंस किया है, उसी रीजन में रहेगी और उसके बदले उनको उस रीजन का कुछ पार्ट जो मतलब कुछ लैंड जो है उनको मिल जाएगा, ब्रिटिशर्स को मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बड़े चालाक थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ले ही वाज वेरी क्लेवर। उसने ये क्यों, उसने सब्सिडी अलायंस के आड़ में बड़ी सारी रीजन्स को एनेक्स कर लिया, बड़े सारे रीजन्स को अपने कब्जे में ले लिया थ्रू सब्सिडी अलायंस। अब देखो जहाँ पे मिलिट्री ही चलेगी, जिस जगह की जिस मतलब कि यू कैन से ग्रुप की मिलिट्री चलेगी, आर्मी ही चलेगी कहीं पे, तो वो जगह तो उसी की उन्हीं की हो गई इनडायरेक्टली देखा जाए तो, ठीक है। तो ये था सब्सिडी अलायंस का बेसिकली मोटिव थ्रू लॉर्ड वेलेस्ले, ओके। अभी जो सब्सिडी अलायंस है ये बड़ी सारी रीजन्स ने कर दिया, सबको लगा कि हाँ भाई, जैसे आज की डेट में हम आउटसोर्स करते हैं कि हमने कोई आर्मी कहीं के आउटसोर्स कर लिया, वो हमारे बिहाफ पे जाके वॉर लड़ेगी। ऑब्वियसली ब्रिटिश आर्मी तो थी ही, अच्छी थी, यूरोपियन स्टाइल था उनके पास, उनका काफ़ी अच्छा मतलब स्टाइल था लड़ने का, ठीक है। तो ये सब अब जैसे कि ये जो पॉलिसी है ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने की थी सबसे पहले, ये सब्सिडी अलायंस जो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने ये लिया, ठीक है। रूलर ऑफ मैसूर ने भी बाद में लिया आफ्टर टीपू सुल्तान, आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान से तो डरते थे ब्रिटिशर्स काफ़ी, ठीक है। नाक में दम करके रखा था टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश की, ठीक है। बट देन लेटर ऑन ही डाइड एंड उसके बाद टीपू सुल्तान की डेथ के बाद जो है सब्सिडी अलायंस साइन किया रूलर ऑफ मैसूर ने। टीपू सुल्तान ने सब्सिडी अलायंस साइन करने से मना कर दिया था ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। देन लेटर ऑन दिस हैपेंड, ओके। द राजा ऑफ तंजौर, नवाब ऑफ अवध, पेशवा भोसले, ये पेशवा भोसले ये तो सारे मराठाज हैं, ठीक है। उसके बाद राजपूत्स ऑफ रायपुर, और इन सब ने जो है ये ट्रीटी ये जो भी है सब्सिडी अलायंस जो है ये साइन किया था, ओके। देन नेक्स्ट केम फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1799 में, ठीक है। इसमें जो है बेसिकली यही मैंने जो ऐसे आपको पहले बताया कि जो टीपू सुल्तान है उन्होंने सब्सिडी अलायंस जो है साइन करने से मना कर दिया था विद द ब्रिटिशर्स, दैट्स व्हाई देयर वाज अ वॉर, एक्चुअली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये हुई। तो जो ब्रिटिशर्स हैं, देखिए ब्रिटिशर्स जो है वो चाहते थे कि वो मैसूर को भी कैप्चर कर ले, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी कार्नाटिक रीजन में तो ऑलरेडी इनकी थी, तो ये अपना एम्पायर जो है फैलाने की कोशिश कर रहे थे और चाहते थे कि मैसूर तक भी वो चले जाएं, लेकिन मैसूर में थे टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान के होते हुए तो ये मैसूर में एंटर कर नहीं सकते थे, तो दैट्स वाई फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हैपेंड एंड ठीक है, टीपू सुल्तान डाइड इन दिस डिफेंडिंग हिज रीजन एंड टीपू सुल्तान डाइड इन श्रीरंगापट्टनम, ठीक है। यहाँ पे जो है टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये 1799 में हुई, ओके। ओके, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, वेलेस्ले, और क्या क्या हुआ वेलेस्ले के टाइम पे, तो ही फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकटा, ये कैलकटा है, ठीक है। आई विल करेक्ट दिस इनटू नोट्स। तो ये कैलकटा में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये वेलेस्ले ने फाउंड किया 1800 में फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए बेसिकली ये बनाया था, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन ही एक्सटेंडेड मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑफ कोर्स मद्रास प्रेसिडेंसी को 1811 तक काफ़ी एक्सटेंड कर दिया गया था। और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई 1803 से 1805 में। ब्रिटिशर्स के और मराठास के बीच में ये वॉर हुई थी। देखिए मराठास के बीच में एक्चुअली आपस में ही काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब फाइट चलने लगी मराठास के आपस में। तो मराठास के बड़ी सारी फैमिलीज़ हैं, बेसिकली मराठास के अंदर ही बड़ी सारी फैमिलीज़ हैं, बड़ी सारे क्लान्स हैं, जैसे कि गायकवाड्स हैं, भोसलेज हैं, होलकर्स हैं, सिंधियाज हैं और पेशवाज हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं पेशवा जैसे पूना के हैं, सिंधियाज ग्वालियर के हैं, होलकर्स इंदौर के हैं, भोसलेज नागपुर के हैं, ठीक है। तो ये और ये हैं गायकवाड्स हैं। तो इनकी मराठास के आपस में जो है कि पेशवा कौन बनेगा, इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे टक्कर चल रही थी और बेनिफिट लिया इस चीज़ का किसने, ब्रिटिशर्स ने। नाउ व्हाट हैपेंड कि सेंट्रल देखो मराठास अब काफ़ी, अब जैसे अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की तो बंगाल इनके पास ऑलरेडी था, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, टीपू सुल्तान की डेथ के बाद मैसूर जो है वो मतलब इनके अंडर आ गया। तो देयर वाज काफ़ी इन्होंने अपना जो है रीजन काफ़ी ज़्यादा फैला लिया था ब्रिटिशर्स ने। नाउ दे वांटेड, सेंट्रल इंडिया में पावर थी मराठास, ठीक है। मराठा अब ये चाहते थे कि मराठास भी काफ़ी टक्कर के थे, बहुत पावरफुल थे। नाउ दे वांटेड कि मराठास को भी हम हराएं, ठीक है। एंड दिस एंग्लो मराठा वॉर टुक प्लेस इन 1803 टू 1805, ठीक है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट इवेंट्स विच टुक प्लेस अंडर
लॉर्ड वेलेस्ले ने क्या क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडी अलायंस किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1798 में, ठीक है। देन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर टुक प्लेस इन 1799, ओके। देन वेलेस्ले फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा इन 1800, ओके, एंड एक्सटेंशन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी इन 1801 एंड सेकेंड एंग्लो दिस मराठा वॉर ऑल्सो टुक प्लेस इन 1803 टू 1805 अंडर द टेन्योर ऑफ लॉर्ड वेलेस्ले, ओके। तो ये जो है ये रहा हमारा आज का important lecture. So this was about the governor generals. आगे हम governor generals को continue करेंगे into the next lecture, okay? So this was about today's lecture. आप इसको अच्छे से revise करके रखिए. So I'll see you very soon with the next lecture. Till then, take care. Bye bye.